हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक लेफ्ट ओवर टॉपिक करेंगे पॉलीमर्स चैप्टर का, ओके, विच आई समहाउ स्किप्ड एंड थैंक्स टू रणदीप जवालिया स्टूडेंट who reminded me about this. So we'll be starting with the last part which was skipped of polymer chapters. Okay, the chapter name is polymers and it is part number 10 and the topic was natural rubber and the topic is in continuation with the natural rubber. हम natural rubber के part 9 में discuss कर चुके थे कि where it is present, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, किन से रबर लेटेक्स से मिलती है एंड अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि नेचुरल रबर किस चीज़ का पॉलीमर है, किस मोनोमर्स को कंबाइन करके हमें नेचुरल रबर ऑब्टेन होती है. ओके, सो लेट अस राइट डाउन. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर. ओके, ये लीनियर पॉलीमर है किसका? आइसोप्रीन का. ओके, अब आइसोप्रीन क्या चीज़ है? दिस इज ISOPRENE. ओके, आइसोप्रीन. अब व्हाट इज आइसोप्रीन? दैट इज 2-methyl 1,3-butadiene मॉलिक्यूल. ओके, एंड रबर का दूसरा नाम क्या है? सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन. क्योंकि आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके पॉलीमर बना है, सो वी विल कॉल इट एज सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन. ओके, तो हम मोनोमर की बात करते हैं. रबर का मोनोमर देखते हैं क्या है. सो द मोनोमर फॉर रबर इट इज 2-methyl 1,3-butadiene. राइट, तो ब्यूटाडाइन क्या है? ब्यूट यानी 4 कार्बन एटम्स. ओके, 2-methyl, सेकेंड कार्बन के ऊपर क्या लगा है? मिथाइल. ओके, एंड 1 एंड 3rd पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड. राइट, हेयर एंड हेयर. दिस इज 1 कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3. राइट, डबल बॉन्ड है. तो अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 एंड दिस इज 2-methyl 1,3-butadiene मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन, एंड विच इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर. ठीक है, तो अब हम इसका पॉलीमर ड्रॉ करते हैं. ओके, लेट अस ड्रॉ द पॉलीमर यानी रबर मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं. हाउ इट इज? सबसे पहले क्या कीजिए? लेट अस ड्रॉ अ C डबल बॉन्ड C. ओके, अब C डबल बॉन्ड C ड्रॉ किया है तो एक मिथाइल ग्रुप. लेट अस सी, ये जो कार्बन है इसके साथ जो मिथाइल है इट इज़ दिस CCH3. दिस इज CCH3. अब ये इधर जाएगा. हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमराइजेशन में क्या होती है? होमोलिटिक क्लीवेज. ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा. ठीक है, तो अब पहले बॉन्ड C1 और C2 कार्बन में था, तो क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो आगे बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा. ठीक है ना, तो अब पहले C1 और C2 में था डबल बॉन्ड, तो अब डबल बॉन्ड किस में हो गया? C2 और C3 कार्बन में. ओके, तो ठीक है, लेट अस से ये जो CH2 है दैट इज दिस. ओके, सो दिस इज CH2. ये आगे क्या कर रहा है? चेन कंटिन्यू कर रहा है. ओके, मेरे को इससे करने दो कि ये आगे चेन कंटिन्यू हो रही है. सो दिस इज CH2 जो कि ये CH2 है. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया जो आगे चेन कंटिन्यू होगी. अब इस C2 और C3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है C2 और C3 में, अब पहले C1 C2 में था डबल बॉन्ड, अब C2 और C3 में बन गया. दिस इज C2 एंड C3 एंड दिस इज अ मिथाइल ग्रुप जो कि ऊपर इस कार्बन के ऊपर है. तो ऐसे ये पॉलीमर जो है कंटिन्यू करेगा. अब ये जो CH2 ग्रुप है, ठीक है, अब देखिए ये कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं, इसके 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे अब क्या लगेगा? एक H यहाँ पे. राइट, तब ये कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हुए. ओके, सो व्हाट विल हैपन कि ये जो कार्बन है इसके साथ क्या लगा? एक H और एक CH2. राइट, सो एक H हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? यहाँ, लाइक दिस. ठीक है, और नीचे क्या है? CH2. अब ये CH2 मॉलिक्यूल भी क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन आगे, और ये CH2 ने जो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है, तो ये C2 और C3 में डबल बॉन्ड बन गया. पहले C1 C2 और C3 C4 में था, अब वो डबल बॉन्ड C2 और C3 में आ गया. ये देखो. सो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये C2 C3 का ये डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसने आगे चेन कंटिन्यू की, तो CH2 के आगे चेन कंटिन्यू, इस कार्बन का ये डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इन दोनों के बीच में था बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो डबल बॉन्ड बन गया, राइट। दिस इज CH CH2, इस कार्बन का CH3 था वो ये रहा, ठीक है। तो अब ये एक मोनोमर है जो आगे रिपीट करेगा और CH2 की लिंकेज होगी लाइक दिस, CH2, अब ये C डबल बॉन्ड C अगेन, तो यहाँ पे क्या आएगा CH3, राइट, और यहाँ पे क्या आएगा H, ओके, और ऊपर फिर CH2 के साथ लिंकेज हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा CH2 मॉलिक्यूल, राइट। ऐसे ये चेन जो है ना वो कंटिन्यू होती जाएगी कि यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आएगा CH3, ओके, और इस कार्बन के साथ CH, इसके साथ क्या होगा CH2 एंड द चेन विल कंटिन्यू। सो दिस इज द नेचुरल रबर। मैंने आपको बताया कि आइसोप्रीन मॉलिक्यूल से नेचुरल रबर वाला पॉलीमर कैसे ऑब्टेन हुआ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि ये नेचुरल रबर जो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन है, ठीक है, इसको हम सिस पॉलीआइसोप्रीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं ये जो नेचुरल रबर पॉलीमर है, ठीक है, तो लेट अस राइट डाउन द सिस पॉलीआइसोप्रीन molecule, okay, consists of various chains held together by weak, this is weak, van der Waals इंट्रैक्शन, ठीक है। van der Waals इंट्रैक्शन, जो वीक van der Waals इंट्रैक्शन होती है उससे क्या होती है, पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल की जो चेन्स है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। सो दिस इज द सिस आइसोप्रीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक van der Waals इंटरेक्शंस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट हैज़ अ coiled structure, okay, coiled structures means like this, okay, so it has a coiled structure, ठीक है, and it can be stretched like a spring, it can be stretched like a spring, okay, and exhibits elastic properties, ठीक है। एंड हमें कैसी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, रबर इज इलास्टिक इन नेचर, ठीक है ना। उसके बाद जो हम रबर के कंटेक्स्ट में एक टॉपिक करने वाले हैं, व्हाट इज दैट, एंड दैट वेरी टॉपिक इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। अब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या चीज़ है, ठीक है, एक प्रोसेस है जिससे हम रबर की वल्कनाइजेशन करते हैं। सो बेसिकली वल्कनाइजेशन वर्ड क्या है, उसको समझने से पहले ना कि हम वल्कनाइजेशन क्यों करते हैं रबर की, या वो होती क्या है। सो लेट अस राइट डाउन सम पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट, जो कि रबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, ठीक है। नेचुरल रबर, ठीक है। अब नेचुरल रबर क्या करती है, सॉफ्ट बन जाती है, बिकम्स सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, आई विल राइट TEMP फॉर टेम्परेचर, ओके, ग्रेटर देन 335 केल्विन, ठीक है। इस टेम्परेचर से जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है ना तो वो सॉफ्ट बन जाती है, ठीक है, एंड ब्रिटल बन जाती है। ब्रिटल होती है जो स्मूथ ना हो, मतलब बिखर के टूटने वाली चीज़, ठीक है ना। एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर्स, टू 283 केल्विन से अगर कम टेम्परेचर कर दोगे तो इट विल शो द ब्रिटल बिहेवियर, ठीक है। और क्या करती है नेचुरल रबर, इसकी और एक प्रॉपर्टी है
कि इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत हाई है, शोज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वाटर को एब्जॉर्ब बहुत करती है नेचुरल रबर, ओके, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, राइट। और तीसरे क्या फंक्शन है, नेचुरल रबर क्या करती है, इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, CH बॉन्ड से बना हाइड्रोकार्बन है, सो इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होती है, ये सॉल्युबल होती है, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टीज की क्या है, नॉन रेजिस्टेंट है टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं जो एजेंट्स, उनके अटैक से ये नॉन रेजिस्टेंट है, मींस ऑक्सीडेशन नहीं करवाता है नेचुरल रबर, ठीक है ना। सो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं नेचुरल रबर की, आइसोप्रीन के पॉलीमर की, यानी सिस पॉली आइसोप्रीन की, दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वाटर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, नेचुरल रबर को एज अ पॉलीमर अगर हमने यूज़ करना है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रबर फूल जाएगी, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट बन जाती है, तो अगर हमें उसकी रिजिडिटी चाहिए तो हमें सॉफ्टनेस उसकी वी नॉट डिज़ायर इट, ओके। और ब्रिटल लो टेम्परेचर पे हो जाना, ये सब चीज़ें, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाना। सपोज़ कीजिए अगर हमने रबर को कहीं यूज़ करना है बट ऐसी कंडीशन है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए, रबर का हमने कुछ बनाया, हमें वो यूज़ के लिए चाहिए था, नॉन पोलर सॉल्वेंट के कॉन्टैक्ट में आई तो रबर घुल ही गई, राइट। और ऐसे जो कुछ रीजंस हैं, ठीक है, ऐसी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं रबर की, वो क्या करती हैं, उसके लिए एक डीमेरिट बन जाते हैं कभी कभी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रबर की, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं विच इज़ कॉल्ड वल्कनाइजेशन। आर यू गेटिंग मी? ओके, सो लेट अस राइट डाउन व्हाट वी will write. It is to improve these physical properties, a process of vulcanization is done or is carried out, ठीक है, vulcanization की जाती है। अब ये होता क्या है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर, यानी जो नेचुरल रबर है, पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल है जो, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रॉ रबर के मिक्सचर को हीट करते हैं, किसके साथ, एक नॉन मेटल के साथ, जो कौन सा है, सल्फर, ठीक है, सल्फर के साथ हीट करते हैं। क्लास 10th का जो 7th चैप्टर है पी ब्लॉक, उसमें हमने सल्फर के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। कौन से ग्रुप में आती है सल्फर पीरियोडिक टेबल के, बोलो, एनी आइडिया? इट इज ग्रुप 16, ठीक है, कैल्कोजेंस में आती है, ओके। सल्फर के साथ हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं रॉ रबर को, एंड एन एप्रोप्रिएट एडिटिव, कोई भी एप्रोप्रिएट एडिटिव डाल देते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर रेंज रख देते हैं कुछ, ठीक है। व्हाट इज दैट टेम्परेचर रेंज? इट इज बिटवीन 373 केल्विन टू 415 केल्विन। इस टेम्परेचर रेंज पे हम रॉ रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है जब वल्कनाइजेशन हो जाती है, ऑन वल्कनाइजेशन ठीक है, अगर आप भूल जाते हो, कई बार याद नहीं रहता वल्कनाइजेशन क्या है ना, इतना सब कुछ पढ़ते हैं, तो सेशन से याद रखो, SATION लिखा है, सल्फर एडिशन, ठीक है ना। ऑन वल्कनाइजेशन
होता क्या है, सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स। ठीक है, हमने क्रॉस लिंक पॉलीमर पढ़े थे ना, ठीक है, तो वैसे ही है ये पॉलीमर भी। जब उसकी वल्कनाइजेशन हो जाती है रबर की, तो सल्फर क्या करती है, क्रॉस लिंक्स बना लेती है। कहाँ पे, रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड की जो साइड रिएक्टिव होती हैं वहाँ पे क्या बना देती है, क्रॉस लिंक्स, रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड्स। ओके, और इससे होता क्या है, एंड दस रबर गेट्स स्टिफेंड। तो रबर के पास कैसी क्वालिटी आ जाती है कि वो इट इज़ एन STIFFENED। सो रबर क्या हो जाती है, स्टिफ बन जाती है। ठीक है, अब जो टायर्स वगैरह का मैन्युफैक्चर है, ठीक है, उसके बारे में लिखते हैं कि इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, जो रबर टायर के लिए यूज़ होती है, टायर बनाने में, उसमें क्या होता है, 5% ऑफ सल्फर is used as a क्रॉस लिंकिंग एजेंट। तो सल्फर जो क्रॉस लिंक्स बनाती है टायर में यूज़ होने वाली रबर के लिए, उसमें 5% होती है प्रेजेंट। ठीक है, सो हम अब थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स। द प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ वल्कनाइज्ड रबर मॉलिक्यूल्स, ऑफ वल्कनाइज्ड रबर मॉलिक्यूल्स, ओके, आर एज फॉलोज। सो लेट अस सी, सल्फर की क्रॉस लिंक के बाद जो रबर मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखता है हमें, राइट। सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो क्या करते हैं, 4 कार्बन की चेन बना देते हैं, CC, राइट, बना दी। 2 पे क्या लगता होता है, मिथाइल लगा दो। ठीक है, यहाँ चेन कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, दिस इज CH2, राइट। अब जो डबल बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ 2 और 3 के बीच में था, वहाँ पे डबल बॉन्ड के तोड़ के क्या लगा दिया हमने, सल्फ़र लगा दिया। अब वो डबल बॉन्ड नहीं रहा, वो डबल बॉन्ड टूट गया, उसकी जगह पे हमने सल्फ़र लगा दिया। ठीक है, वो सल्फ़र फिर नीचे C2 और C3 कार्बन से कनेक्ट हो जाता है। इधर CH2 एज इट इज़ बनता रहेगा आगे। ठीक है, यहाँ पे अगेन CH3 मॉलिक्यूल, दिस इज CH, ओके, CH2 कॉन्टिन्यूएशन में, यहाँ भी CH2 इन द कॉन्टिन्यूएशन। ओके, और दूसरा प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या है, क्या कीजिए, ये रहा कार्बन, पहले हम 4 कार्बन मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड नहीं टूटा, ये डबल बॉन्ड है। ओके, ये जो यहाँ पे 2-3 के बीच में डबल बॉन्ड टूट के हमने क्या लगा दी थी, सल्फर, अब वहाँ पे वो डबल बॉन्ड इंटैक्ट है। ठीक है, सल्फर कहाँ लगी है, इस कार्बन के साथ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, CH3, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज CH2। अब यहाँ पे सल्फर लगा है, अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है तो हमें यहाँ पे CH लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, CH अगेन, इधर ये कॉन्टिन्यूड है, पॉलीमर चेन लाइक दिस। ठीक है, ये CH है, इसके साथ यहाँ पे फिर क्या है, CH। ओके, दिस इज डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 लाइक दिस। सो ये 2 प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स हैं पॉली आइसोप्रीन के नेचुरल रबर के। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द सिंथेटिक रबर्स। नेचुरल रबर्स के बाद सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर्स वो हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलती बल्कि केमिकल से मिलती हैं। ठीक है ना, आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलती है, सिंथेटिक सोर्सेज से मिलती हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक रबर है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी लिख लेते हैं। इट इज एनी वल्कनाइजेबल, मीन्स जिसकी वल्कनाइजेशन हो सके। इट इज एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर। ओके, रबर के जैसा पॉलीमर है, इट इज एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर। ओके, रबर के जैसा ही कोई पॉलीमर है। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, विच इज केपेबल
ठीक है, इसकी खासियत लिखते हैं हम, विच इज़ केपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड, जो स्ट्रेच हो सके, इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें, लेकिन कितना स्ट्रेच हो सके, टू ट्वाइस इट्स लेंथ, ठीक है, अपने लेंथ से ट्वाइस वो क्या हो सके, स्ट्रेच हो सके, सो दैट इज़ अ सिंथेटिक रबर। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स हटा देंगे तो क्या होगा, वो अपनी शेप दोबारा गेन कर लेगी, बट रिटर्न्स ओके टू इट्स ओरिजिनल शेप, but returns to its original shape and size, ठीक है, as soon as external stretching force ओके इज रिलीज्ड। अगर मैं स्ट्रेचिंग फोर्स को जो मैंने एक्सटर्नल लगाई है उसको रिलीज़ कर दूंगी या वो लगानी बंद कर दूंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाएगी, सिंथेटिक रबर, ठीक है। सो दस आई विल राइट SIN फॉर सिंथेटिक, ओके, सो दस दिस इज SIN मीन्स सिंथेटिक, दस सिंथेटिक रबर्स आर ईदर होमोपॉलीमर्स, हमने होमोपॉलीमर्स डिस्कस किए कि क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, जैसे पॉलीथीन अकेला इथीन मॉलिक्यूल से बनता है, सो दीज आर होमोपॉलीमर्स, ठीक है, और कोपॉलीमर्स जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन करने से बनता है, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक रबर क्या है, ये ईदर होमोपॉलीमर है, ओके, सिंथेटिक रबर इज ईदर अ होमोपॉलीमर, ठीक है, या क्या है, लेकिन होमोपॉलीमर किसका, ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव्स, यानी ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 1,3-ब्यूटाडाइन से डिराइव हुए हैं, यानी मिथाइल की जगह कुछ और लग गया, मीन्स कुछ भी ऐसा जो ब्यूटाडाइन की बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ब्यूटाडाइन का रहेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन का, लेकिन उसमें कुछ ग्रुप्स चेंज होते रहेंगे, आर ग्रुप चेंज होता रहेगा, सो ऐसे जो ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव्स हैं उनके होमोपॉलीमर्स, वैसे मोनोमर्स को कंबाइन करके क्या बनता है, सिंथेटिक रबर, ठीक है। या फिर सिंथेटिक रबर और कैसे बनते हैं, ठीक है, हाउ आर सिंथेटिक रबर्स फॉर्म, या वो कोपॉलीमर्स होते हैं, यानी डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स के होते हैं, और उनमें मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं, एक तो होगी 1,3-ब्यूटाडाइन, ओके, या क्या होगी उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन या उसके डेरिवेटिव्स का रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ, दूसरा मोनोमर क्या है, विद अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर, कोई भी ऐसा मोनोमर जिसके पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी ऐसा अनसैचुरेटेड मोनोमर जब 1,3-ब्यूटाडाइन या उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करेगा तब भी हमें सिंथेटिक रबर मिलेगी, ओके। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर्स। सिंथेटिक रबर्स कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, राइट। जो सबसे पहली हम सिंथेटिक रबर डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, नियोप्रीन, इट इज NEOPRENE, नियोप्रीन, ठीक है। अब नियोप्रीन जो है वो एक पॉलीमर है, किसका, क्लोरोप्रीन का, ठीक है। सो लेट अस राइट डाउन नियोप्रीन, और क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है तो हम इसको पॉलीक्लोरोप्रीन बोल सकते हैं। कैसे बनता है ये, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, होमोलिटिक क्लीवेज होगी डबल बॉन्ड की, ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, ओके। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, किसकी, क्लोरोप्रीन की। हमने मैकेनिज्म किया था, याद करो, बेंजोइल पेरोक्साइड वाला, है ना। क्लोरोप्रीन की फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से क्या ऑब्टेन होता है हमें, नियोप्रीन। सो लेट अस राइट डाउन द जनरल इक्वेशन। सो व्हाट इज दैट,
n मॉलिक्यूल्स देंगे हम क्लोरोप्रीन के. सो व्हाट इज क्लोरोप्रीन, पहले वो लिख लेते हैं. इट इज दिस स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम क्लोरोप्रीन का ना फॉर्मूला लिख लेते हैं. व्हाट इज दिस? इट इज 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन. हमने बोला था कि ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव्स को कंबाइन करते जाओ. अगर होमोपॉलीमर बनाना है तो ब्यूटाडाइन के काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स कंबाइन करते जाएंगे. तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन का कैसा डेरिवेटिव है जिस पे 2 की पोजीशन पे सेकेंड कार्बन पे मिथाइल की जगह क्या लग गया है? क्लोरो. इट इज Cl, क्लोरीन. ठीक है ना. सो ये 1,3 ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव बन गया. सो दिस इज CH2. ठीक है, 1 पोजीशन पे, और 3rd पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड. राइट. सो दिस इज CH2, डबल बॉन्ड CCl, सिंगल बॉन्ड. दिस कार्बन हैज़ नॉट इट्स वैलेंसी कंप्लीट. सो H लगाएंगे. सो ये देखो, बस यहाँ पे अगर मिथाइल होता तो ये आइसोप्रीन होता, लेकिन जब हमने यहाँ से मिथाइल की जगह क्लोरीन लगा दिया तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन का डेरिवेटिव बन गया. ठीक है. तो इसको अगर हम होमोपॉलीमराइज करेंगे, यानी इसी के n मॉलिक्यूल्स को अगर हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कर देंगे, तो इस हम यहाँ पे वो मैकेनिज्म तो कर चुके हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का. हम यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं कि वी डिड पॉलीमराइजेशन. ओके. ऑफ किसकी? क्लोरोप्रीन की. ठीक है. क्लोरोप्रीन इज द अनदर नेम फॉर दिस मोनोमर. ठीक है. एंड हमें मिलता क्या है? हमें क्या मिलेगा? पॉलीक्लोरोप्रीन.